हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने जल का वर्गीकरण देखा था और जल का जो वर्गीकरण वो साबुन में जो झाग है उसके आधार पे देखा था, जिसके आधार पे इसको दो भागों में बांटा था, कठोर और मृदु जल। उसका अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। तो पीपीएम के आधार पे भी अपन ने उसको बांटा था। उसमें 6-7 कैटेगरी निकल के आई थी भाई। मृदु जल, कम मृदु, और उसके बाद बहुत कम कठोर, फिर कठोर, अत्यधिक कठोर। तो पीपीएम का एक क्राइटेरिया रहता है, उसके आधार पे अपन ने देखा था इसमें। ठीक है, अब आज अपन बात करते हैं कि जल की कठोरता क्रमांक, या इसको बोलते हैं कठोरतांश, ये किसमें अपन मेजर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन जल का कठोरता क्रमांक, या इसी को बोलते हैं कठोरतांश, हार्डनेस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अपन ने डिस्कस किया था कि वाटर के अंदर जो कठोरता रहती है वो उसके सॉल्ट की वजह से रहती है, जो बाइकार्बोनेट होते हैं और कार्बोनेट होते हैं, ये सल्फेट होते हैं और इसके क्लोराइड होते हैं। ये अपन ने डिस्कस किया था। कार्बोनेट नहीं होते, कार्बोनेट वाले तो इनसोल्युबल होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जो जल के अंदर कठोरता रहती है वो बाइकार्बोनेट के कारण, क्लोराइड के कारण और सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। कार्बोनेट वाला है वो सोल्यूबल नहीं रहता, तो उसकी वजह से ये कठोरता नहीं आती है। याद रखना है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। तो अब इन सब की वजह से अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड निकल के आएंगे। जैसे क्लोराइड की बात करूं तो मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड। अगर मैं बात करूं सल्फेट की तो मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट। बाइकार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो रहे हैं अपन को। तो इस कठोरता को क्यों ना एक रेफरेंस मान के मेजर कर लिया जाए, और वो रेफरेंस माना जाता है कि आप सारी कठोरताओं को कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य रख दो, उससे आप पता कर लोगे कि किसमें कितनी कठोरता है। ठीक है, तो इसमें अपन रेफरेंस किसको मानेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो इसमें लिखते हैं, देखो, जल के अंदर कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट के कारण उपस्थित होती है। ठीक है, इन कठोरताओं को कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य मानकर कठोरता का मापन किया जाता है। आई बात समझ में? ये चीज याद रखना, रेफरेंस किसको माना है? कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को रेफरेंस मानते हुए इसकी कठोरता निकाली जाती है। आई बात समझ में? कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने रेफरेंस माना। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट को इनके समतुल्य बताता हूं कि कैसे आपको मानना है। देखो इधर, कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं बात करूं तो इसका जो वजन होता है 100 ग्राम होता है एक मोलिक्यूल का। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको आप बोल सकते हो 100 भार भाग कैल्शियम कार्बोनेट, ये समतुल्य होगा किसके? ये समतुल्य होगा मैग्नीशियम क्लोराइड के। अब इसका आप भार निकाल लो, भार कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 24 प्लस इसके कितना हो जाएगा 71। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 और 1 5, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 और 1 5, 7 और 2 95 ग्राम, या आप बोल सकते हो 95 भार भाग MgCl2। देखो ये दोनों बराबर होंगे। इसका एक मोल का भार, या मैं बोलूं इसके एक अणु का भार, इसके एक अणु के भार के बराबर आपको मानना है। आई बात समझ में? भाई ये जो है मैग्नीशियम,
इसके ऊपर +2 चार्ज होता है मैग्नीशियम के ऊपर। कितना होता है? मैग्नीशियम के ऊपर +2 और कैल्शियम के ऊपर भी कितना होता है? +2। तो इन दोनों का जो मैं बात करूं तुल्यांकी भार की, वो तुल्यांकी भार इन दोनों का अगर आप देखोगे तो वो बराबर रहेगा। ठीक है, वो इन दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको इस तरीके से याद रखना है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक अणु का भार इसके एक अणु के भार के बराबर होगा। ऐसे आप दूसरा भी ले सकते हो, जैसे देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ये इक्वल होगा किसके? कैल्शियम क्लोराइड के। अब भार कितना आएगा? कैल्शियम का होता है 40 और इधर जोड़ दो 71, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और 4 11, 111 ग्राम। या अपन इसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में 100 बार भाग कैल्शियम कार्बोनेट ये बराबर होगा किसके? 111 ग्राम भार भाग CaCl2। ऐसे ही आप इसको किसी और के तुल्य मान सकते हो। तो मैंने क्लोराइड ले, ऐसे सल्फेट वाले भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे बाइकार्बोनेट पे तो सारे ही समतुल्य होंगे। तो इधर तो आप ऐसा कैसा लिख देना कि 100 बार भाग कैल्शियम कार्बोनेट ये समतुल्य होगा किसके? ये समतुल्य होगा, जैसे मैंने ले लिया MgSO4 और MgSO4 का भार कितना होगा वो निकाल लो आप। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 और सल्फेट का कितना होता है? 96। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 6 और 4 10 और ये हो जाएगा 10 और 2 12। कितना हो गया? 120 बाहर भाग MgSO4। दोनों का मतलब एक ही है। या तो ग्राम में ले लो आप इसको या आप भार भाग में ले लो, बात एक ही है। यानी 100 भार भाग कैल्शियम कार्बोनेट वो बराबर होगा किसके? 120 के। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तो आपको रेफरेंस मानना है और इधर जिसके कारण भी कठोरता होगी उसका आप, जैसे इसका 1 मोल का या 1 अणु का भार ले रहे हो, उधर भी 1 अणु या 1 मोल का आप भार ले लो, बस और कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। इसके 1 अणु का भार, इसके 1 अणु का भार। और अणु का भार कैसे निकालते हैं मैंने आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बता रखा है। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए। फिर और हैं जिनको समतुल्य करते हैं, देखो आगे। इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट वो समतुल्य होगा किसके? आप निकाल लो कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का अब कितना होगा? कैल्शियम सल्फेट का आप यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का निकालोगे तो ये आएगा 40 + 96, दोनों का जोड़ दो। इन सबका मैं अणुभार, मैंने आपको अणुभार निकालना सिखा रखा है कैसे निकालते हैं। इन सबका भार आप रख दो और जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? ये 6 9 और 4 13 136 ग्राम CaSO4 ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो इसी को 100 भार भाग कैल्शियम कार्बोनेट वो समतुल्य होगा 136 भार भाग कैल्शियम सल्फेट के। ऐसे ही आप जैसे कैल्शियम सल्फेट ले लिया, मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, बाइकार्बोनेट बचा तो बाइकार्बोनेट को भी ले लो आप। तो 100 ग्राम CaCO3 इक्वल होगा MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसके इक्वल होगा। अब इसका भार भी ले लो आप, इसका भार कितना रहेगा? उस भार के इक्वल होगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? देखो मैग्नीशियम का होगा कितना? 24। यहाँ एक हाइड्रोजन है लेकिन इधर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो इन सबका डबल कर देना, क्योंकि 2 है नीचे तो 2 बार लेना, तो हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, एक का 1 है तो 2 का 2 होगा। कार्बन का 1 का 12 होता है, 2 का कितना होगा? 24 होगा। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 16 3 48, 3 तो पहले से ही है और 48 दूनी कितना हो जाएगा? 96, यही होगा। हाँ 48 8 16 6, ठीक है। अब जोड़ दो सबको, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24 और 24 48, 48 और 2 कितना हो गया? 48 और 2 50, 50 और ये हो गया 146, है ना? हाँ तो ये 146 ग्राम MgHCO3 इसके बराबर हो जाएगा। अब एक और बचा उसको भी लिख दो, वो कौन सा बचा है? CaCO3 इक्वल होगा किसके? कैल्शियम बाई कार्बोनेट के।
अब इसको जोड़ दो आप, तो बाइकार्बोनेट का तो भी आपने निकाला कितना होता है इसका 96, और 96 और 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 400, 120, 120 और 122, तो आप कुछ मत करो, 40 प्लस 122, ठीक है ना। इस पूरे का 122 होता है, इसका 40 होता है। सारी चीजें आपको बता रखी कैसे निकालना होता है, एक एक एटम का आप मास रख के कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 162 ग्राम CaHCO3 का होल ट्वाइस। यानी इन सब का एक एक मोल का जो भार होगा, यानी एक अणु का जो ग्राम में भार होगा, इन सब के एक अणु के ग्राम में भार के बराबर होगा। चाहे आप इधर सल्फेट वाले लो, चाहे बाइकार्बोनेट लो, चाहे आप क्लोराइड लो, कोई सा भी लो, उन सबको समतुल्य करना है किसके, आपको उन सबको समतुल्य करना है कैल्शियम कार्बोनेट के। आई बात समझ में। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट को रेफरेंस माना है इन्होंने। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को आप वहां पे उसकी तरफ, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहां पे आप कोई भी ऐसी हार्डनेस नहीं बताते हो। भाई कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वहां कठोरता थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही। तो उन्होंने इनको एक रेफरेंस मान लिया कि इसको अपन आइडियल मान के इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये भार भाग समतुल्य है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं अपन सीधे कठोरतांश किस तरीके से मेजर किए जाते हैं, इनकी कौन कौन से मेजरमेंट के पैमाने हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। देखो अब बात करते हैं अपन सीधे कठोरतांश की, ठीक है। तो कठोरतांश की अगर परिभाषा की बात करें तो सिंपल परिभाषा है। देखो परिभाषा क्या होगी, भार भागों की वह संख्या किसी भी लवण के कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो, उसे अपन बोलते हैं जल का कठोरतांश। आई बात समझ में। सिंपल सी परिभाषा है, लिख लो, लिख लो। भार ऐसे ऐसे लिख लो, किसी भी लवण के भार भागों की वह मात्रा जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य उपस्थित हो, जल की कठोरतांश, जल की कठोरतांश कहलाता है, या जल का कठोरतांश कहलाता है। ज्यादा बेटर ही रहेगा, लिख लेना जल का कठोरतांश कहलाता है, ठीक है। यानी आपको कुछ भी चेक नहीं करना, कोई सा भी लवण हो उसके कितने भार भाग उपस्थित है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य जो भी आएंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसकी हो जाएगी कठोरतांश। आई बात समझ में। और ये समतुल्य किस तरीके से रहते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। उसका जितना ग्राम है उसके कितने ग्राम के बराबर रहता है, वो चीज आपको ध्यान रखना, वो समतुल्य वाली उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कठोरतांश की कौन कौन सी प्रणालियां हैं, तो लिख लो आप, कठोरतांश को निम्न 3 प्रणालियों में ज्ञात किया जाता है। उसमें इन तीनों के नाम लिख लो। फर्स्ट है डिग्री क्लार्क, सेकंड है डिग्री फ्रेंच, और थर्ड है पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये 3 प्रणालियां हैं जिनके अंदर अपन कठोरतांश को मेजर करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। बात करते हैं डिग्री क्लार्क की।
देखो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री क्लार्क। देखो डिग्री क्लार्क के अंदर अपन 70,000 ग्रेन या इसी को बोलते हैं 1 गैलन, याद रखना 70,000 ग्रेन या 1 गैलन जल के अंदर विभिन्न लवणों के कारण उपस्थित कठोरता जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो उसे ही क्या बोलते हैं, डिग्री क्लार्क। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो देखो किसी लवण के कारण 70,000 ग्रेन या 1 गैलन जल में उपस्थित कठोरता जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो उसे डिग्री क्लार्क कठोरतांश कहते हैं, उसे डिग्री क्लार्क कठोरतांश कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन उतारिए, फिर इसका मीनिंग समझते हैं कि इसको आपको कैसे पढ़ना होता है। देखो इसका मीनिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो किसी लवण के कारण 1 गैलन जल में, या इसकी जगह आप 70,000 ग्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है। बात एक ये 1 गैलन का मतलब होता है 70,000 ग्रेन। किसी लवण के कारण 1 गैलन जल में कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता 12 ग्रेन है, तो इसकी कठोरता 12 डिग्री क्लार्क होगी। आई बात समझ में? ठीक है। ये जितने ग्रेन में उपस्थित रहेगा वही उसकी क्या होगी, कठोरता होगी। आई बात समझ में? अगर ये 15 ग्रेन होगा तो 15 डिग्री क्लार्क कठोरता होगी, ये 100 ग्रेन होगा तो 100 डिग्री क्लार्क कठोरता होगी, 200 ग्रेन होगा तो 200 डिग्री क्लार्क कठोरता होगी। आई बात समझ में? तो कैल्शियम कार्बोनेट के जितने ग्रेन रहेंगे वही उसकी कठोरता कहलाएगी और वो डिग्री क्लार्क में होगी। तो ये नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है डिग्री फ्रेंच। इसमें 10 की पावर 5 भार भाग जल लिया जाता है, यानी 1,00,000 भार भाग जल, ठीक है। 1,00,000 भार भाग जल में किसी भी लवणों के कारण, कोई सा भी हो सकता है, ये हो सकता है बाइकार्बोनेट, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, वो कितने कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य होगा वही डिग्री फ्रेंच कठोरता कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं, किसी भी लवण के कारण 10 की पावर 5 भार भाग, या 10 की पावर 5 को ही बोलते हैं 1,00,000, 1,00,000 भार भाग जल में उपस्थित कठोरता जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो डिग्री फ्रेंच
कठोरतांश कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अपन जैसे देखो, किसी लवण के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता 15 फ्रेंच 10⁵ बाहर भाग जल में उपस्थित है तो कठोरता 15 डिग्री फ्रेंच, ऐसे लिखेंगे इसको ना, होगी। मतलब जितना भी उसका भार भाग रहेगा, या आप बोल सकते हो 15 फ्रेंच बोल रहे हो ना, यहाँ पे आप 15 भाग भी बोल सकते हो कि 15 भाग 10⁵ भाग में उपस्थित है तो वो उसकी 15 डिग्री फ्रेंच कठोरता होगी। ठीक है, 15 फ्रेंच बोल लो चाहे 15 भाग बोल लो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। भाग का मतलब होता है किसी भी आप राशि में उसको माप रहे हो तो वो उस राशि से रिप्लेस करते हो। जैसे मैं बोलूं कि ग्राम में मापना तो 15 ग्राम में 15 भाग हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज सेंटीमीटर में मापनी हो तो 15 सेंटीमीटर उसका 15 भाग हो जाएगा। मतलब जिसमें भी आप मापोगे उसका वो भार भाग बन जाता है। यहाँ फ्रेंच में माप रहे तो इसमें भागों को फ्रेंच में ले लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। देखो नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है मिलियन, यानी 10⁶। यहां लिख देता हूं, किसी भी लवण के कारण 10⁶ बाहर भाग जल में उपस्थित कठोरता जो कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य हो, पीपीएम कठोरतांश कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, देखो 50 बाहर भाग लवणों की कठोरता जो CaCO3 के समतुल्य है तथा 10⁶ बाहर भाग जल में उपस्थित हैं तो इसकी कठोरता 50 ppm होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो जितना भार भाग दे रखा होता है उसके पीछे उसी को लगा दो आप। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसमें देखो, इसमें बताया मैंने किसी लवण के कारण कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता 15 फ्रेंच, या आप भाग भी लिख सकते हो, 15 भाग 10⁵ भार भाग जल में उपस्थित है तो उसकी कठोरतांश 15 डिग्री फ्रेंच होगी। सिंपल है, सेम उसके, इसको हटा के आपको कुछ नहीं करना, जो भी यूनिट में पूछा उसको लगा देना, बस यही होती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं तीनों में क्या रिलेशन होता है। देखो तीनों प्रणालियों में संबंध निम्न प्रकार है। देखो यहां बात करेंगे क्लार्क की, डिग्री क्लार्क, इधर बात करेंगे अपन डिग्री फ्रेंच की, इधर बात करेंगे अपन पीपीएम की। इन सब में अपन इक्वल समान मात्रा में लवण को लेना है, सबके अंदर वो कॉमन रहेगा।
जैसे एक बार भाग इधर लिया तो एक बार भाग इधर, एक बार भाग इधर, सब इक्वल, इधर 100 ग्राम लिया इधर 100 ग्राम, इधर 100 ग्राम, इधर 200 लिया इधर 200 इधर 200, सब में इक्वल है, तो उसका तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब उस इक्वल अमाउंट को आप डिग्री क्लार्क के अंदर कितने भाग में गोलते हो? आप गोलते हो 70,000 भाग में या 1 गैलन में। इसको कितने में गोलते हो? इसको घोलते हो आप 10 की पावर 5 भाग, 10 की पावर 5 भाग, इसको बोलते हो 10 की पावर 6 भाग, यही है। इनको मैं ओपनली करके लिखूं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 जीरो 1 2 3 4 5, हो गया 1 लाख। इधर 6 जीरो लिख दो, ये 6 जीरो। तो अब इसको इक्वल कर दो, इक्वल करना तो आप इक्वल करोगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगी। इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबके अंदर समान मात्रा में लवण घुला हुआ है। मैंने बोला ना इसके अंदर इतना है, इसके अंदर जैसे इसके अंदर 100 है, इसके अंदर भी 100 है, इसके अंदर भी 100 है। भाई तीनों में रिलेशन निकालना तो इक्वल तो करना होगा ना, इक्वल अमाउंट को घोल के। तो ये इक्वल होंगे सारे के सारे, सब बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो आप देखो ये 3 जीरो से सॉरी 4 जीरो तक काट दो, ये 4 जीरो से 4 जीरो कटा, ये 4 जीरो कटा, तो ये बचा 7, ये बचा 10 और ये बचा 100। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ये तो डिग्री क्लार्क हो गया, ये डिग्री फ्रेंच हो गया, और ये हो गया पीपीएम। ये क्या हो गया? पीपीएम। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक तो सीधा ही पूछ लेता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है डिग्री फ्रेंच में कठोरता इतनी देर की है, तो क्लार्क में क्या होगी? तो फ्रेंच की जगह रख दो, आप निकाल लो आराम से। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन एक आध प्रॉब्लम सोल्व आउट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, जल के 1 गैलन में 8.55 ग्रेन MgCl2 के कारण कठोरता उपस्थित है, तो जल की कठोरता डिग्री क्लार्क में ज्ञात कीजिए। तो जल की कठोरता डिग्री क्लार्क में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो जल में 1 गैलन में 8.55 ग्रेन MgCl2 के कारण कठोरता उपस्थित है, तो जल की कठोरता डिग्री क्लार्क में क्या होगी? अब इसको कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य करना है। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। देखो इधर मैं यहां लिख सकता हूं कि 95 ग्रेन, पहले तो मैं आपको भार भाग से करके दिखाता हूं। मैंने बोला था भार भाग को आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, ग्राम से कर सकते हो, ग्रेन से कर सकते हो, क्लार्क से कर सकते हो, जो यूनिट आपको लेनी है उससे कर सकते हो। तो देखो 95 भार भाग MgCl2, देखो MgCl2 का 95 ग्राम वजन होता है, तो उसके उसी को मैंने उससे भार भाग से रिप्लेस कर दिया। ये बराबर होता है किसके? 100 भार भाग कैल्शियम कार्बोनेट, इसके इक्वल होता है। अब इसी को मैंने बोला अगर आप इसको ग्रेन में ले रहे हो तो ये ग्रेन में बराबर हो जाएगा, ये ग्राम में ले रहे हो तो ये ग्राम में बराबर हो जाएगा, ये ml में ले रहे हो तो ml में बराबर हो जाएगा, ये किसी और में ले रहे हो तो किसी और में बराबर हो जाएगा। जिसमें ले रहे हो उसके बराबर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ डाटा दे रखा है किसमें? क्वेश्चन का ग्रेन में, तो ग्रेन में ले लो, ये भी किसमें हो जाएगा? ग्रेन में। तो देखो 95 ग्रेन भार भाग MgCl2, 95 ग्रेन, या भार भाग को हटा दो आप, भार भाग तो पहले ले लिया आपने। 95 ग्रेन MgCl2 ये बराबर होगा किसके? 100 ग्रेन CaCO3। बिल्कुल सिंपल है। देखो जिसमें डाटा ले रहे हो उसी में यहाँ पे आएगा,
ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन सोल्व हो गया तुम्हारा यहीं पे और कुछ नहीं है। तो 1 ग्रेन MgCl2, एक का पूछा है तो भाग दे दो 95 का, अपने आप निकलाएगा एक का। तो एक इसका आप निकालोगे, देखो 100 डिवाइडेड बाय 95 ग्रेन CaCO3। भाई समतुल्य किसके निकालना है? CaCO3 के, तो CaCO3 के समतुल्य आ गए। अब कितने दिया है? 1 ग्रेन का तो निकल गया, और कितने का पूछा है? 8.55 ग्रेन का। तो इसका आप क्या कर दोगे? 100 गुणा 8.5 बटे के ये 95, और ये इधर आपका डाटा किसमें? ये ग्रेन CaCO3। अब जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 9 ग्रेन CaCO3, और इस 9 ग्रेन को ही बोलते हैं 9 डिग्री क्लार्क CaCO3। तो इसकी कठोरता कितनी आ जाएगी? क्लार्क में 9 डिग्री क्लार्क इसकी कठोरता आ जाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। मैंने आपको इक्वल बताया था, इसका भार इसके भार के इतने इक्वल होता है, तो मैंने वहां से ये डाटा उठाया है। 95 भार भाग इसके 100 के बराबर होता है। डाटा ग्रेन में दे रखा, तो 95 ग्रेन 100 ग्रेन के बराबर होगा। यहाँ फ्रेंच में दे रखा होता तो 95 फ्रेंच 100 फ्रेंच के बराबर होता है। यहाँ पीपीएम में दे रखा होता 95 पीपीएम 100 पीपीएम के बराबर होता है। जो भी दे रखा हो उसके बराबर रख दो, और 1 ग्रेन में कितना हो जाएगा? 95 का भाग दे दो। पूछा कितने का? 8.85 का, सॉरी 8.55 का, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है बिल्कुल। उतारो इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जिसमें इंटर कन्वर्जन का है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक नमूने में हजार ppm कठोरता है, तो जल की कठोरता डिग्री क्लार्क व फ्रेंच में क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने रिलेशन बताया था। मैंने आपको रिलेशन बताया था, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या बताया था? 7 डिग्री क्लार्क ये बराबर होती है किसके? 10 डिग्री फ्रेंच के, और ये बराबर होता है किसके? 100 डिग्री, सॉरी 100 पीपीएम के। रिलेशन बताया था अभी, जस्ट 100 पीपीएम के। ये रिलेशन होता है, इससे आप निकाल लोगे। ठीक है, देखो सीधा सा फंडा एक तो मैं ये बता देता हूं आपको, 1000 पीपीएम कठोरता कितने के बराबर होगी? जब आपको पता है 100 कितने के बराबर हुई है? 10 डिग्री के, और इधर 7 डिग्री के। इधर मैं 1000 कर दूं, 1000 का मतलब इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर क्या करूंगा मैं? 10 से मल्टीप्लाई। जब मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बराबर है, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये बराबर है तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री क्लार्क, ये हो जाएगा 100 डिग्री फ्रेंच, और ये हो जाएगा 1000 पीपीएम। तो देखो आपका क्वेश्चन में यही दे रखा है कि 1000 पीपीएम कितने के बराबर होगा? वो होगा 100 डिग्री फ्रेंच। क्लार्क में पूछे तो 70 डिग्री फ्रेंच। ठीक है, तो डिग्री क्लार्क में तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री क्लार्क। डिग्री फ्रेंच में कितना आ जाएगा? उसमें आ जाएगा आपका 100 डिग्री फ्रेंच। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, बस इतना सा दिमाग लगाना। आपको ये रिलेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके कठोरथन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो जल की कठोरता होती है उनको किस किस विधियों से दूर करते हैं, और एक लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे में आपके बॉयलर के अंदर जो स्लेग या स्केल का, स्लज या स्केल का फॉर्मेशन होता है, यानी पपड़ी और स्लज का बनना, और एक में पढ़ लेंगे अपन वाटर का प्यूरिफिकेशन। आई बात समझ में? इसमें आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो दो दो जो लेक्चर होंगे उसमें इसको फिनिश कर देंगे, जहां तक जाए ये फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आज वाले में इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सिंपल है, बस आपको रिलेट करना है कि कौन सा भार भाग कितने के उसके इक्वल होता है। बस के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।